Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा आजकल महसूस हो रहा है। और आप तो जानते हैं कि अगर देश की राजनीति में कुछ उबाल आता है तो उसमें कहीं ना कहीं यूपी का हाथ होता है। यूपी 80 सांसदों वाला प्रदेश है, जहां पर राजनीति पूरी तरीके से बटी हुई दिख रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक एनडीए पर हावी दिखा, उसका रिजल्ट उसका परिणाम अभी भी भुगत दिख रहा है सामने। और इसी बीच में 7 स्टेट की 13 सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच में मुकाबला हुआ और एनडीए को भारी मतों से हराते हुए वहाँ पर 11 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने अपनी जीत हासिल की। और जब से चुनाव परिणाम आए हैं लोकसभा के, तब से यूपी में खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची है कि वहाँ पर 80 सीट में से केवल 33 सीट भाजपा के खाते में गई हैं। बाकी 43 सीट पर इंडिया ब्लॉक का जलवा कायम रहा। अब ये तैयारी की जा रही है कि यूपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है। ये तैयारी की जा रही है कि जो हार का ठीकरा है उसको यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कुछ निशाना बनाते हुए उन पे ऐसे हालात पैदा कर दो कि वो खुद अपने आप पद से इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के व्यक्तित्व हैं, उस हिसाब से लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से हार मानेंगे। आपको याद दिला दूं कि 2017 में जब चुनाव हुए थे, तब योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। वो एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और 5 बार के सांसद रहे हैं भाजपा से। और इससे पहले वो हिंदू युवा वाहिनी करके अपनी एक संस्था भी चलाते हैं, जो जाति विशेष लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। 2017 में जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा को बहुत अच्छी सफलता मिली और अखिलेश यादव की सरकार को अपदस्थ करते हुए भाजपा की सरकार वहाँ पर बनी। एक हफ्ते बाद तक ये नहीं तय हो पाया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उस समय मोदी शाह ने ये तय करा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए मनोज सिन्हा का नाम उपयुक्त रहेगा। उन्होंने मनोज सिन्हा को फ़ोन करके ये भी बता दिया कि आपको यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना है। और यही सोच के उन्होंने संघ में मनोज सिन्हा का नाम आगे कर दिया। संघ वैसे भी केंद्रीय नेतृत्व से काफ़ी खिन्न सा चल रहा था। उसने पूछा, ये जो नाम भेजा है आपने, वो केवल बताने के लिए भेजा है या आपने संस्तुति मांगी है? तो भाजपा नेतृत्व मोदी शाह ने कहा कि नहीं, ये आपके सामने नाम पेश किया है, आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं। वहाँ से फिर संघ ने योगी के नाम को आगे किया। उन्होंने कहा कि मोदी जैसा आदमी सेंट्रल में बैठा है तो उत्तर प्रदेश में योगी जैसा व्यक्ति बैठना चाहिए, जो कट्टर हिंदू की राजनीति करते हैं। इस बात से खुश होकर संघ ने योगी का नाम आगे बढ़ाया। और आपको दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि चुनाव से कुछ समय पहले वहाँ के जो उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष थे, स्वतंत्र देव सिंह, वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनको हटाते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ पे भूपेंद्र चौधरी को माफ़ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और यूपी में, उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बहुत भारी संख्या में वोटर्स हैं। इस हिसाब से ये सब देखते हुए उनको
अध्यक्ष बनाते हुए ये सोचा कि इनकी जाति के लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया जा सकता है, और यही सोचकर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होता है उसी को लोग चीफ मिनिस्टर के रूप में देखने लगते हैं, और यही वजह थी केशव प्रसाद मौर्य के जो मन में इच्छा थी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने की, वो उस चीज़ को सपने के रूप में देखने भी लगे थे। लेकिन स्थिति इतनी ज़्यादा नाजुक हुई कि संघ ने योगी का नाम आगे कर दिया, तो मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों साइड लाइन कर दिए गए, और केशव प्रसाद मौर्य को सरकार बनी तो उनको एक उप मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल कर लिया। और उस समय दो डिप्टी सीएम बने थे, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मिला। अब ये स्थिति देखिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए आपके केशव प्रसाद मौर्य जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए और वहाँ से वो हार गए। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार में उनका जो दबदबा था वो कम होता दिखा। फिर केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में दखलंदाजी देते हुए उनको फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब दूसरी बार 2022 में चुनाव में भाजपा जीत कर आई तो डिप्टी सीएम के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब स्थिति ये है कि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल अपोजिट है, दोनों विपरीत दिशा के हैं, और वो सीधे सीधे अमित शाह और मोदी जी से सीधे उनका संपर्क रहता है। हालात तो ये हैं कि अगर कोई योगी कैबिनेट बैठक बुलाते हैं तो दोनों ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठक में जाने की जरूरत ही नहीं समझते। एक तरीके से वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को नेगलेक्ट करते हैं। इस बात से इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री है, और बहुत सारे अफसर हैं जो कि केंद्र से सीधे डायरेक्ट बातचीत होती है। तो ये हालात है कि जब से चुनाव हुआ, रिज़ल्ट आया और यूपी में भारी नुकसान हुआ भाजपा को, तो लोग प्लानिंग करने लगे कि अब चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ को अब दाना पानी यहाँ से उठ गया। वो ये चाह रहे लोग, दिल्ली में बैठकर रोज़ मीटिंगें हो रही हैं कि सारा हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पे मर दिया जाए। और ताज़ा खबर ये है कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद, जिसमें जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी और योगी जी आदित्यनाथ वगैरह सारे लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हार की जो विवेचना की गई उसमें बहुत सारी चीज़ों पे विषय बातचीत हुई, लेकिन ये तय वहाँ पे भी ये साफ दिखा कि आपस में तालमेल की कमी की वजह से और पार्टी का अहंकार इस हार का जिम्मेदारी है, और इसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और ठीकरा फोड़ने का जो नेताओं का जो नज़रिया है वो योगी आदित्यनाथ के सिर पर ठीकरा फोड़ने को की पूरी तैयारी कर ली गई है। केशव प्रसाद मौर्य इस बीच में सुना दिल्ली पहुंच गए हैं, और 2-4 दिन के अंदर यूपी में जो हलचलें बढ़ गई हैं उसको ये लगने लगा है कि वहाँ कोई राजनीतिक फैसला होने वाला है। इसलिए यूपी के लोगों में जो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं उसको लेकर अभी से कयास लगने शुरू हो गए। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी।
आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकारिणी की बैठक में अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। यानी सीधा सीधा हमला उनको योगी आदित्यनाथ पे किया और कहा संगठन से ऊपर कोई नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी ने भी कुछ ऐसी बातें करी। जेपी नड्डा ने कहा कि हमें अपने साहस, अपनी मेहनत, अपनी लगन से आगामी जो 2027 का चुनाव वो जीतना है। इसके अलावा हमें जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भी कमर कस के एकजुट होकर हमें उन चुनावों को 100% जीतना है। इस तरीके से बातें कार्यकारिणी की बैठक में हुई और विपक्ष को कोसने का काम भी यहाँ हुआ। लेकिन एक बात साफ समझ में आ गई कि जिस तरीके से अयोध्या में लल्लू सिंह हारे सांसदी में, उसी तरीके से उपचुनाव में बद्रीनाथ में भी जो चुनाव हुए उपचुनाव के, वहाँ पे भी भाजपा का कैंडिडेट हार गया। सबसे बड़ी बात तो लोगों को ये समझ में आने लगी है कि अब देश की जनता को मंदिर, मस्जिद और धार्मिक आस्था के आधार पर आप ठग नहीं सकते। अयोध्या और बद्रीनाथ के हार ने ये एक सीधा संदेश भाजपा को दिया है, लेकिन भाजपा इसको अभी गंभीरता से नहीं ले रही है। अपने समापन भाषण में भी उस बात को कहा था, वह मैं पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो पंक्ति यह थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द भारत प्रेजेंट एंड बीजेपी विल बी द पार्टी ऑफ भारत फ्यूचर। ये बात 2016 में कही। यानी भारतीय जनता पार्टी आज के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है और वह आज की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मित्रों, हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वह जिम्मेवारी कोई मौसमी नहीं है, वो जिम्मेवारी कोई सीजनल नहीं है। वो जिम्मेवारी कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिम्मेवारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जवाब तो देना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट का जो हिस्सा टूट कर गिरा है वो कांग्रेस के समय बना था, और जो पेपर लीक हो रहे हैं वो सारे पेपर कांग्रेस के समय लगे पेड़ों से बने हैं। और जिस 777 करोड़ की प्रगति मैदान टनल में पानी भरा है और दिल्ली और देश में बाकी जगह जो पानी भरा है उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, और कांग्रेस के समय जो पानी होता था उसका केमिकल फॉर्मूला भी H2O है। और तो और मणिपुर में हिंसा करने वाले सारे लोग भी कांग्रेस के समय पैदा हुए थे। और जवाब तो राजा दशरथ को भी देना होगा, क्योंकि जिस अयोध्या के राम मंदिर की छत टपक रही है, रामपथ में पानी भर गया, उसके राजा दशरथ थे। और जवाब तो देना पड़ेगा नेहरू को, क्योंकि जिस कश्मीर में टेरर अटैक हो रहे हैं उसे भारत में शामिल नेहरू ने ही किया था। जवाब तो महात्मा गांधी को भी देना होगा, क्योंकि जिस राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी डैमेज हुई है उसी राजकोट में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। जवाब देना होगा जवाली ऋषि को, क्योंकि जिस जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरी है उसका नाम उन्हीं जवाली ऋषि के नाम पे रखा गया था। जवाब तो देना पड़ेगा अंग्रेजों को, क्योंकि जिस रेलवे में एक्सीडेंट हो रहे हैं वो अंग्रेजों के समय ही शुरू हुई थी। और जिस अटल सेतु की अप्रोच रोड में क्रैक्स आए हैं उन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी अंग्रेजों के समय ही हुआ था। वैसे मोदी जी का जन्म किसकी सरकार में हुआ था? अरे उनका तो जन्म ही नहीं हो सकता, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल मतलब भगवान के अवतार हैं, और भगवान से सवाल नहीं किया जाता, उन्हें बस क्रेडिट दिया जाता है। माफी मांगो सोनिया